तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स अ डे की सीरीज़ या इनसाइट अ डे की सीरीज़, जिसमें हम टोटल 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि हम ये वाली सीरीज़ आपके लिए क्यों लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो क्यों का आंसर तो ये है कि देखो, जैसे इस साल जो है प्रीलिम्स का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, और जैसे ही प्रीलिम्स का ट्रेंड चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। मींस कि एक जो टेस्ट सीरीज़ है उससे हमारा काम अब नहीं चलने वाला है, हमें कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज़ लगानी ही पड़ेंगी, ताकि हमारी जो डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। अब उस डाइवर्सिटी को हमें इंक्लूड करने के लिए कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज करवानी है। एक हम विजन की करवाएंगे, एक फोरम की करवाएंगे, और एक हम सोच रहे हैं कि डेली बेसिस पे अगर हम 10 क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट करवा देते हैं तो इससे क्या होगा, आपके 365 डेज में अप्रोक्स 3000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो अप्रोक्स एक टेस्ट सीरीज के अप्रोक्स क्वेश्चन जो हैं वो आपके डेली जो क्वेश्चन है उसके थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे आपको जो है ना मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 2 टेस्ट सीरीज आपकी नॉर्मली टेस्ट सीरीज के बेसिस पे और एक टेस्ट सीरीज आपकी इनसाइट की मेनली क्वेश्चंस के बेसिस पे कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो फाउंडेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन हमारा टारगेट यही है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने से चले जाएं, आपको थोड़े बहुत याद रहें और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती रहे। ठीक है, तो मेन इसका यही टारगेट है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम इसमें यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू इन्फ्लेशन। बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को कोज करते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को कोज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी। सबसे पहले है रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी। रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी का मतलब क्या है, देखो, अगर इकोनॉमी की रिकवरी बहुत जल्दी होगी, अगर इकोनॉमी की रिकवरी बहुत जल्दी होगी तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी की रिकवरी होगी तो इसमें क्या होगा, जो मनी है, मनी जो जो सप्लाई है इकोनॉमी वो इंक्रीज होगी। अगर मनी सप्लाई अगर कहीं पे इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, मेनली इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, और रिकवरी जब होती है तो मेनली कौन सा इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। कौन सा इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये चीज़ समझना है, जब इकोनॉमिक रिकवरी होती है तो डिमांड जो है पॉपुलेशन में वो इंक्रीज हो जाती है और उसके कारण जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले बिल्कुल इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। सेकंड है सप्लाई बोटलनेक्स। सप्लाई बोटलनेक्स, देखो, सप्लाई साइड अगर बोटलनेक्स है तो इससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि सप्लाई साइड में जो सप्लाई है वो हमारी कम हो गई है तो इससे जो सामान है उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर सामान का कॉस्ट ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। लेकिन इन्फ्लेशन तो होगा। ठीक है, इससे हमारा कौन सा इन्फ्लेशन होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, थर्ड है हमारा गवर्नमेंट गिविंग स्टिमुलस मनी। देखो, अगर गवर्नमेंट किसी को स्टिमुलस मनी देती है, अगर गवर्नमेंट किसी को स्टिमुलस मनी देती है तो इससे क्या होगा, लोगों के हाथों में जो मनी है वो इंक्रीज होएगी। ठीक है, और मनी इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन क्या करेगी, डिमांड करेगी। तो डिमांड करेगी तो इससे क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, तो इससे भी इन्फ्लेशन कोज होगा। और फोर्थ है हाई वेजेस फॉर वर्कर। देखो, अगर वर्कर के वेजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो कंपनी के लिए उनको हायर करना मुश्किल हो जाएगा। सप्लाई साइड वाला इश्यू है तो इससे क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा। सामान का जो कंपनी, मान लो कोई एक्स कंपनी कोई सामान बनाती है तो उसका जो सामान बनाने का कॉस्ट है वही ज़्यादा हो जाएगा। अगर वही ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। ये कौन सा होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो इसके कारण भी इन्फ्लेशन कोज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे मेनली हमारा इन्फ्लेशन कोज होगा। तो ये सारे ही फैक्टर्स लीड कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। तो चारों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। किसके बारे में, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। बोल रहे हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में जो है ना 6 मेंबर्स होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, एक तो आरबीआई गवर्नर होते हैं और हर एक मेंबर जो अदर होते हैं वो आरबीआई से नॉमिनेटेड होते हैं। देखो, ध्यान रखना, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में बिल्कुल 6 मेंबर्स होते हैं, एक आरबीआई गवर्नर भी होते हैं, लेकिन और जो मेंबर्स होते हैं, देखो आरबीआई में 6 मेंबर्स होते हैं, उसमें से जो 3 मेंबर हैं वो तो आरबीआई से नॉमिनेटेड होते हैं, आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं, और जो 3 होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड होते हैं, सेंटर उनको नॉमिनेट करता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये सारे ही आरबीआई से नॉमिनेटेड नहीं होते। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। और जो ये 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो नॉमिनेटेड होते हैं इनको सेलेक्ट कौन करता है, एक
सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी इनको अपॉइंट करती है और इसके हेड कौन, इसको हेड कौन करते हैं, एक कैबिनेट सेक्रेटरी है वो इनको हेड करते हैं। कौन हेड करते हैं इनको, कैबिनेट सेक्रेटरी इस कमेटी को हेड करते हैं, वो इनको अपॉइंट करती है। और मेनली इनका अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होता है, 4 ईयर्स के लिए होता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन मेंबर्स को अपॉइंट करती है उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 4 ईयर्स होता है। और उनका जो है री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, याद रखना, उनका री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। जबकि जो RBI हैं वे मेनली क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं, मतलब जब तक उनका RBI में ऑफिस रहे, RBI के मेंबर उसके रूप में रहेंगे तब तक वो यहाँ के भी मेंबर रहेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है दी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीट्स एवरी 2 मंथ्स, बिल्कुल हर 2 महीने में मिलती है ताकि जो करंट स्टेटस है और इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है या इकोनॉमी ग्रोथ है उसको इवेलुएट कर सके। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। थर्ड है व्हेन दी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी वांट्स टू कंटेन इन्फ्लेशन, जब मॉनिटरी जो पॉलिसी कमेटी है अगर वो इन्फ्लेशन को कंटेन करना चाहती है या रोकना चाहती है तो वो कौन सी मनी पॉलिसी फॉलो करती है, वो डीरर मनी पॉलिसी फॉलो करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। अगर हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है तो उसको रोकने के लिए डीरर मनी पॉलिसी का यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारे रेट्स हैं उनको क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। एक अदर पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, जिसमें क्या हो जाता है, मेनली मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मेनली मनी, सॉरी इधर लिख लेती हूँ मैं, इसमें जो मनी सप्लाई है उसको क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। और मेनली जो रेट्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको भी कम कर दिया जाता है। रेट्स को कम कर दिया जाता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी। ठीक है, डियर मनी पॉलिसी इसके अपोजिट होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी वो डेरर मनी पॉलिसी का यूज़ करती है। ठीक है, अब जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी थी वो किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो आपने सुना होगा जो हमारे एक्स RBI गवर्नर थे, कौन थे, ये उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल जी के कहने पे मेनली हमारी ये कमेटी बनी, मेनली जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनी है वो मेनली इन्हीं के कहने पे बनी है। ठीक है, और किस एक्ट को अमेंड करके मेनली ये कमेटी बनाई गई है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, RBI एक्ट को। ठीक है, RBI एक्ट 1934 को अमेंड करके मेनली ये बनाई गई है। और कब अमेंडमेंट किया गया था, 2016 में अमेंडमेंट किया गया था। कब किया गया था, 2016 में अमेंडमेंट किया गया था। और कौन से सेक्शन में किया गया था, 45 ZB में। किस में किया गया था, 45 ZB एक सेक्शन है उसमें मेनली अमेंडमेंट किया गया था 2016 में RBI एक्ट में। ठीक है, तो उर्जित पटेल ने मेनली बोला था कि ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ समझ में आएगी। तो ये है हमारी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मेनली इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है और मेनली इनका क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेनली इसका टारगेट है। और मेनली कितना इन्फ्लेशन इसको रखना, 4 ± 2% इसको लिमिट में रखना है। ठीक है, 4 ± 2% इन्फ्लेशन इसको रखना है। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा इसको हेड कौन करते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को इसको हेड करते हैं हमारे RBI गवर्नर। कौन हेड करते हैं, इनको हेड करते हैं हमारे RBI गवर्नर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी किसके बारे में, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं, अच्छा बताना था आंसर क्या बताना है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, B। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, करेंसी डिपॉजिट रेशियो के बारे में। देखो करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है कि मनी कितनी लोगों के हाथ में है या जितनी मतलब कैश में वो हेल्ड करते हैं डिवाइडेड बाई वो जितनी डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक मेनली जो वो प्रेफर करते हैं कैश में। ठीक है, और डिवाइडेड बाई वो डिपॉजिट कितनी करते हैं। ठीक है, वो डिपॉजिट कितनी करते हैं। ठीक है, वो डिपॉजिट में उसका कितना अमाउंट है। तो बोल रहे इट इज कैलकुलेटेड ओनली विद रिस्पेक्ट टू टर्म डिपॉजिट। ऐसा नहीं है केवल टर्म डिपॉजिट, ऐसा नहीं है डिमांड डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है। तो ऐसा नहीं है केवल टर्म डिपॉजिट इसमें इंक्लूड होते हैं। सेकंड है इट रिफ्लेक्ट्स पीपल प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। बिल्कुल लोग कितना लिक्विडिटी को प्रेफरेंस देते हैं, कितना कैश अमाउंट को प्रेफरेंस देते हैं, वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है इट जनरली इंक्रीजेज ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। जो फेस्टिवल सीजन आता है तो लोग क्या करते हैं, अपने बैंकों से पैसा निकालते हैं और सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, B। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ है। तो ये हो गया हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशियो के बारे में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में।
देखो, अंडर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ए कंट्री कैन ऑफर ट्रेड प्रेफरेंसेस सच एज लोअर और जीरो टैरिफ टू अ ट्रेड पार्टनर यूनिलैटरली। बोल रहे हैं कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर कोई भी जो कंट्री है वो ट्रेड प्रेफरेंसेस ऑफर कर सकती है, जैसे कि लोअर टैरिफ लगा दिया या जीरो टैरिफ लगा दिया अपनी ट्रेड पार्टनर पे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, इन इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एंड पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट इज यूज्ड इंटरचेंजेबली। बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट में जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है और जो पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट है उनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या है कि कोई भी कंट्री यूनिलैटरली किसी भी अपनी पार्टनर कंट्री में बहुत सारे सामान पे प्रेफरेंशियल ट्रेड कर सकती है, मतलब जीरो टैरिफ या लोअर टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन पार्शियल स्कोप में क्या होता है, बहुत ही कम सामान पे, बहुत ही कम सामान पे उसका स्कोप बहुत ही पार्शियल होता है, बहुत ही कम सामान पे छूट दी जाती है और कुछ ही कंट्रीज को दी जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर इंटरचेंजेबली यूज होता तो आपको भी न्यूज में सुनने को मिल जाता कि पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट को ही प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या जाता है ए, ठीक है। क्योंकि हमें क्या बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। ये हमेशा याद रखने क्या पूछा, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी। बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी में अगर प्रॉब्लम है वो उसमें क्या नॉन अवेलेबल हो जाता है। देखो, अगर इंडिया में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है तो क्या नॉन अवेलेबल होगा, रुपी। अगर इंडिया में बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई चीज़ नॉन अवेलेबल हो रही है तो उसमें क्या क्या नॉन अवेलेबल होगा। इंटरनेशनल मार्केट में नॉन अवेलेबल क्या होगा, डॉलर, ठीक है, और अदर हार्ड करेंसी, ठीक है। तो डॉलर नॉन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है CGI टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना। तो सबसे पहले है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग इमेजेस दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल इन्वायरमेंट। बिल्कुल, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी का मतलब होता है ऐसी इमेजेस जो कंप्यूटर से जनरेटेड है, जो सच में फिजिकल इन्वायरमेंट में मे बी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकंड है, द इमेजेस कैन बी आइदर स्टैटिक भी हो सकती है, इमेज डायनामिक भी हो सकती है, और 2D और 3D मूवीज में इसका यूज़ किया जा सकता है। और मेनली इसमें ये कुछ सीन के कुछ एलिमेंट्स या फिर एंटायर सीक्वेंस का एक सब्सटेंशियल पोर्शन को भी बनाने में यूज हो सकती हैं। और बाहुबली सीरीज इसका एक नोटेबल एग्जाम्पल है। सारी स्टेटमेंट ही बिल्कुल, ठीक है, सारी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। दी मंथ ऑफ जून इज रिकॉग्नाइज वर्ल्ड वाइज एट प्राइड मंथ। देखो, मंथ ऑफ जून को प्राइड मंथ क्यों बोला जाता है। देखो, मंथ ऑफ जून को प्राइड मंथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेनली ये LGBTQIA कम्युनिटी के लिए एक प्राइड मंथ है। क्यों, क्योंकि ऐसा हुआ था, क्योंकि 1969 में, जून के मंथ में 1969 में एक मूवमेंट हुआ था, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्टोन वॉल। कौन सा मूवमेंट हुआ था, एक स्टोन वॉल मूवमेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था USA में। कहाँ हुआ था ये, USA में हुआ था, ठीक है। मेनली गे राइट्स को या फिर जो LGBT कम्युनिटी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था, और उसी को मनाने के लिए मेनली अभी क्या यूज़ होता है, उसी मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए मेनली जो LGBT कम्युनिटी है वो मेनली प्राइड मंथ को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मेनली किसको करते हैं, मेनली प्राइड मंथ को वो सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से एक मेनली वो क्या नाम लेते हैं, एक प्राइड फ्लैग का भी यूज़ होता है, ठीक है। आपने सुना होगा प्राइड फ्लैग का नाम। तो प्राइड फ्लैग जब भी ये कोई मूवमेंट करते हैं तो एक अपने फ्लैग का नाम रखते हैं, उसको बोलते हैं प्राइड फ्लैग, ठीक है। तो प्राइड फ्लैग भी इन्हीं से रिलेटेड है, प्राइड मंथ भी इन्हीं से रिलेटेड। जून का मूवमेंट मेनली इसके लिए होता है। स्टोनवॉल मूवमेंट या स्टोनवॉल अपराइजिंग हुई थी, और एक आपने सुना होगा ना मैनहट्टन, मेनली इस सिटी में हुई थी, ठीक है। मैनहट्टन में इनका एटॉमिक बॉम्ब भी प्रिपेयर किया गया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो मैनहट्टन में मेनली हुआ था। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो ये हो जाता है प्राइड मंथ के बारे में कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें किसके बारे में बताना है अब, मियावाकी प्लांटेशन मेथड के बारे में। देखो, मियावाकी प्लांटेशन मेथड क्या है। मियावाकी प्लांटेशन मेथड एक जापानीज बोटनिस्ट ने बताया था, जिनका नाम मियावाकी ही था, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि एक स्मॉल एरिया में बहुत सारे हमें सीडलिंग्स डाल देने हैं, और वहाँ पे बहुत सारे, और कौन से
प्लांट्स के सीडलिंग्स डालने, नेटिव प्लांट्स के सीडलिंग्स डालने, इंडिजिनस प्लांट के सीडलिंग डालने हैं, ताकि वहाँ पे इंडिजिनस प्लांट्स की ग्रोथ हो सके और एक टाइप का फॉरेस्ट वहाँ पे हम बना सकें। ठीक है, तो वही था। तो देख लेते हैं मियावाकी प्लांटेशन मेथड के बारे में। दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिजिनस प्लांट्स। बिल्कुल इंडिजिनस ट्रेस की हमें 2 से 4 वैरायटी लगानी है हर स्क्वायर मीटर में। बिल्कुल दिस प्लांट एब्जॉर्ब द डस्ट पार्टिकल। ये प्लांट क्या करेंगे, जब फॉरेस्ट बन जाएंगे तो डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेंगे और सरफेस टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल। और थर्ड है दी प्लांट्स यूज इन मियावाकी मेथड। वो सच देखो, इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये जो मेथड है 3 साल के बाद सेल्फ सस्टेन रहेगा। मतलब 3 साल के बाद ना उसमें वाटर देने की जरूरत है, ना उसमें मेन्योर आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है, वो अपने आप ही ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी होगा कि वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगा, वो सेल्फ सस्टेनिंग भी होगा। तो इसमें क्या होंगे, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस होंगे, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, वो बहुत जल्दी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे नॉर्मली फॉरेस्ट को बनने में 200 से 300 साल लगते हैं, लेकिन इसको कितने लगेंगे, अप्रोक्स ओनली जस्ट 20 ईयर्स इसको लगेंगे एक पूरा फॉरेस्ट बनने में। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डेंस और बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करनी है इंडिजिनस प्लांट्स की, तो वे मेनली किस में होते हैं, मियावाकी मेथड में होते हैं। ठीक है, और मेनली अकीरा मियावाकी मेनली इनका नाम था, जिन बोटनिस्ट का नाम था, जापानीज बोटनिस्ट थे ये, इनका नाम था अकीरा मियावाकी मेथड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली 2 ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या है, तभी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स में पूछा तो देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड्स फॉर 1 लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक लॉ पूरी कंट्री के लिए बनाया जाता है, जो मेनली और जो सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ पे एप्लीकेबल होगा उनके पर्सनल मैटर में। बिल्कुल जैसे डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, ये सारी चीज़ें एक ही लॉ से जब हमारी कैलकुलेट की जाएंगी तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेकंड है आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द स्टेट बाय सुटेबल लेजिस्लेशन सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि जो स्टेट है सूटेबल लेजिस्लेचर बना के सिक्योर करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन थ्रू आउट द कंट्री। लेजिस्लेशन की कोई बात नहीं हुई, याद रखना, उसमें कोई सूटेबल लेजिस्लेचर की बात नहीं हुई। उसमें बोला गया है कि केवल जो स्टेट है वो सिक्योर करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी, लेकिन कोई लेजिस्लेशन की बात नहीं हुई। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट लोकल कस्टम्स इन स्टेट लाइक नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोकल कस्टम्स को भी मतलब बचाता है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ओनली 2 ही स्टेटमेंट हमारे के बारे में करेक्ट है। ठीक है, तो आपको किसके लिए करना है, ये मेंस के लिए करना है। इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, इसके बारे में तो मेंस के लिए अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमें बताना है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के बारे में। देखो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है ना, वो बोल रहे हैं कि ओब्लिगेट कंट्रीज नॉट टू इम्पोज टैरिफ बियॉन्ड बाउंड रेट्स। देखो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ओब्लिगेट करता है कंट्रीज को, ताकि वो टैरिफ इम्पोज ना करे बाउंड रेट से ज़्यादा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाउंड रेट क्या होता है, एक मैक्सिमम रेट होता है जिससे ज़्यादा आप किसी भी इम्पोर्टेड कमोडिटी पे इंपोर्टेड कंट्री से इंपोर्टेड कमोडिटी पे आप उससे ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते, उसको बोलते हैं बाउंड रेट। तो यही होता है बाउंड रेट, एक मैक्सिमम रेट ऑफ ड्यूटी होता है जिससे ज़्यादा आप उस पर इम्पोज नहीं कर सकते। और गेट मेनली ओब्लिगेट्स करता है कंट्रीज़ को नॉट टू इम्पोज टैरिफ बियॉन्ड बाउंड रेट। Had a bond rate agreed for any commodity WTO is same for all the members of WTO। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि बाउंड रेट सबके लिए सेम होता है। ये कोमोडिटी टू कोमोडिटी वेरी करता है और कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बाउंड रेट होता है वो सबके लिए सेम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ अलाउज कंट्रीज टू डेविएट फ्रॉम देयर ट्रेड ऑब्लिगेशन और ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल अगर नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है तो जो कंट्रीज हैं वो अपने इस टारगेट से वो भी हो सकती है। और ये कहाँ पे लिखा गया है, ये लिखा गया है आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 21 ऑफ गेट में ये मेनली लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है, अब गेट जो था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ मेनली ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन में 1944 में इसकी बात हुई थी, लेकिन ये साइन कब किया गया था, 1947 में साइन किया गया था और 1948 में ये फोर्स में आ गया था। ठीक है, याद रखना 1947 में साइन किया गया था, 1948 में फोर्स में आ गया था और 1944 में इसकी बात हुई थी। और इसके अलावा फिर एक और इम्पोर्टेंट ईयर आता है इसके लिए 1995, जब इसको ट्रांसफॉर्म करके किस में चेंज कर दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसको चेंज कर दिया जाता है।
अब आती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना। अब इसको आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है कि गेट में क्या कमियां थी, फिर डब्ल्यूटीओ आया और अब डब्ल्यूटीओ के भी इतने साल हो गए हैं, तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गेट के बारे में। एक 1948 में एक और चीज़ ध्यान रखना, एक 1948 में ही एक UN कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पे UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, और उन्होंने एक ड्राफ्ट या चार्टर प्रिपेयर किया था, उसको बोलते हैं हवाना चार्टर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हवाना, 1 सेकेंड, उसको बोलते हैं, हाँ, हवाना चार्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हवाना चार्टर मेनली किसके लिए था, ये ITO के था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। किसके लिए था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, के बनने के लिए था। लेकिन याद रखना, ये हवाना जो चार्टर था ना, ये कभी भी फोर्स में आया ही नहीं, ठीक है। ये कभी भी फोर्स में आया ही नहीं, ये कभी भी उतना साइन वाइन फोर्स में नहीं आया, तो ये मतलब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कभी बनी ही नहीं। तो ये जो हवाना चार्टर का अगर कभी नाम आ जाए, मेरे को ये चार्टर का नाम ही मैं, ठीक है, तो हवाना चार्टर का नाम ध्यान रखना। हवाना चार्टर किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। 1948 में बना था, लेकिन ये कभी फोर्स में आ नहीं पाया, तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कभी बनी ही नहीं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के बारे में, WTO के बारे में। तो हमारे इसमें 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 रॉन्ग है, तो ओनली करेक्ट बतानी है, तो इसमें 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ करेक्ट है, ठीक है। तो इसी नोट पे जो हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन है वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और इसके अलावा भी हमारी जैसे कि मेंस डे की सीरीज हम सोच रहे हैं लेके आने की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डेली के 2 क्वेश्चन हम करवा दें, ताकि आपको मेंस के साथ थोड़ी सी अपनापन लगने लगे कि मेंस के क्वेश्चंस कैसे लिखने क्या है। और इसके अलावा हमारा ऐप भी आ चुका है, अगर आपको उसको देखना है या फिर आपको देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा उसमें एक डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। आपको उसमें लिंक भी मिल जाएगा। एक मिनिमल प्राइस में आप क्या कर सकते हो, डेली के 2 क्वेश्चन लिख के हमें भेज सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन भेजते हो तो आपको 24 आवर्स के अंदर इवैल्यूएशन करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। और उसको आपको पर्सनल रूप से आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपके आंसर चेक किया जाएगा, ठीक है, और आपको प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा, और सारी डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी नोट पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, क्योंकि बिना बात के कोई भी इस चैनल पे आपको कोई भी सीरीज़ नहीं मिलेगी जो आपके काम की ना हो, ठीक है, या कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जिसमें थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।